अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ ये भी बोलूंगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आगे बढ़ेंगे। जो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट है, इसमें जो पहला यूनिट है उसका पहला टॉपिक क्या है? भारतवर्ष, कॉन्सेप्ट, ऑरिजिन एंड इट्स एवोल्यूशन। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड प्रीवियसली भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे एंड आगे भी चांसेस हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो भारतवर्ष है वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है एंड उसमें मैंने जो डेफिनेशन वगैरह इससे रिलेटेड बनाई है या मतलब एक्सप्लेन किया है उसको, तो वो आप इसमें लिख सकते हो अगर इस पे क्वेश्चन आएगा भारतवर्ष क्या है। उसके बाद ओरिजिन एंड देन एवोल्यूशन। यहां पे जो एवोल्यूशन है आपको मेंशन नहीं किया गया है कि आपको क्या एवोल्यूशन बताना है, बट जो पुराना सिलेबस था उसमें ये चीजें थी कि आपको बताना है कि जो वेदास है उसमें भारतवर्ष से रिलेटेड क्या चीजें बोली गई हैं, जो एपिक्स हैं तो उससे रिलेटेड क्या चीजें बोली गई हैं एंड जो पुरानास हैं तो उनमें क्या बोला गया है। तो आप अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से लिखोगे। एंड मैंने वीडियो में ये चीजें सारी एक्सप्लेन करी है कि वेदास में क्या लिखा गया है, पुरानास में क्या लिखा गया है, एपिक्स में क्या लिखा गया है। तो उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे, ठीक है। तो ये जो पहला टॉपिक है भारतवर्ष का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। सेकेंड जो आपका टॉपिक है वो है द आइडिया ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड कंपोजिट कल्चर। ये जो टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, आधे घंटे में ये टॉपिक हो जाएगा। तो मेरी मानो इस टॉपिक को जरूरी कंप्लीट कर लो क्योंकि इसमें से 20% चीजें आपकी यूनिट 1 में से कंप्लीट हो जाएगी। एंड ये जो टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, आधे घंटे में ये टॉपिक हो जाएगा। इसमें दो ही चीजें आपको पढ़नी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एंड देन कंपोजिट कल्चर। एंड सेम वे में जैसे मैंने हेडिंग डाली थी कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या होता है, उसके बाद इसमें जो मैंने हेडिंग्स डाली थी, सपोज कल्चरल डाइवर्सिटी या रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड देन रीजनल डिफरेंसेस, तो फिर उन हेडिंग्स को एलॉबरेट करा था। तो सेम वे में आपको भी लिखना है। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करो इंडिया में एंड देन कंपोजिट कल्चर, ठीक है। तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। एंड देन जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। अगर मुझसे पर्सनली पूछो जो इसमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि जो वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो तभी आप जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको खाली कवर करोगे। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप वैदिक, बुद्धिस्ट, मुस्लिम एंड मॉडर्न एजुकेशन को भी कवर करोगे, ठीक है। बट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। एंड इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब ये जो एजुकेशन सिस्टम दिए गए हैं आपको इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इनमें कौन सी चीजें हैं। एंड इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आपको पूछी जा सकती है वो है कि इसका क्या, जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सपोज आपको ये पूछा जा सकता है कि जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। तो अकॉर्डिंगली जो बाकी भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं तो उन पे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड देन आपका आता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, उसके बाद जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम थी अंडर ब्रिटिश रूल उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या जो मतलब इसके बेनिफिट्स वगैरह थे तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। एंड देन इसका इंपैक्ट। एंड लास्टली इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनईपी। मैंने इसलिए ये चीज बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो एनईपी है तो वो भी इंक्लूड होता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया सिलेबस है तो वो इसी में इंक्लूड होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो एनईपी है तो उसको भी आप कवर करोगे, मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड ये चीजें मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कवर करी है, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद जो एक और टॉपिक है तो वो है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, मेडिसिन, चरका एंड सुश्रुता। तो आपको बताना है कि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है टू द वर्ल्ड, मतलब मेडिसिन में इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, जो चरखा है, जो सुश्रुता है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो इसमें यही पूछा जा सकता है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। सपोज जो चरखा है उनका क्या कंट्रीब्यूशन था मेडिसिन में, एंड जो सुश्रुता है उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। उसके बाद उनकी अचीवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड देन उनका क्या इंपैक्ट पड़ा इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये चीजें पूछी जा सकती हैं। एंड उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हैं तो वो भी आप याद रखोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में मेंशन करी हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है आपका
जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है टू द वर्ल्ड, मैथमेटिक्स में एंड एस्ट्रोनॉमी में जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें 3 जो पर्सनैलिटीज हैं तो वो आपको पढ़नी है। सबसे पहले आर्यभट्टा, वर्मा-हीरा एंड देन रामानुजा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोलो वो क्या है, तो जो आर्यभट्टा है एंड जो रामानुजा है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका कंट्रीब्यूशन आप एक्सप्लेन करो मैथमेटिक्स में एंड एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। तो इस पे यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड इनका फिर क्या इंपैक्ट पड़ा उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इसमें मैंने बोला जो आर्यभट्टा है, जो रामानुजा है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक और टॉपिक है तो वो क्या है, वो है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू फिलॉसफी सददर्शन, ठीक है। ये जो टॉपिक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पूरा कवर करोगे। मे बी मतलब 3-4 भी आपको फिलॉसफीज पूछ सकते हैं, या जो सारी फिलॉसफीज हैं या जो पूरा सददर्शन है वो आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या है, या इससे रिलेटेड डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड अगर लॉन्ग में आता है तो जैसे मैंने चीजें बताई है तो आप इनको ऐसे ही एक्सप्लेन करना या खुद से कट शॉर्ट भी कर सकते हो, बट जो चीजें हैं वो आपको वैसे ही लिखनी है जैसे मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करी है, जैसे मैंने वीडियोस में लिखी है, ठीक है। तो उसके बाद एक और टॉपिक जो है, जो कि आपका 5th टॉपिक है, वो है मेजर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। उसमें से आपको पढ़ना है ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एंड अलीगढ़ मूवमेंट। ये जो मतलब 2 मूवमेंट्स हैं, सबसे पहले ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज, तो ये प्रीवियस सिलेबस में भी थी एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आई मीन रेगुलरली पूछे जाते थे। बट जो अलीगढ़ मूवमेंट था तो वो उस टाइम पे सिलेबस में नहीं था, तो मे बी इस बार चांसेस है कि जो अलीगढ़ मूवमेंट है तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये नया टॉपिक है, तो मे बी इससे बहुत ज्यादा चांसेस है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो बाकी भी टॉपिक्स हैं ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज, तो उनको भी आप कवर करोगे। मैं ये चीज तभी बोल रहा हूं क्योंकि मैं मतलब कंसीडर कर रहा हूं कि आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है प्रिपेयर करने के लिए, तो तभी आप इतना कवर करोगे। बट अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो तब आप सारी चीजें अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। तो इसमें मतलब जो मूवमेंट्स हैं तो उनके बारे में पूछा जा सकता है कि उनके ओरिजिन की बात करो, उनके ग्रोथ की बात करो, एंड देन उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो मूवमेंट्स थी तो इनका क्या इंपैक्ट पड़ा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड ये आप सारी जो मूवमेंट्स हैं तो इनका कवर करोगे, एंड स्पेशली जो अलीगढ़ मूवमेंट है तो उसको कवर करोगे, इसको किसने फाउंड किया था, उससे रिलेटेड जैसे मैंने बताया है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एंड देन उसका इंपैक्ट। तो जो चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन करी हैं तो उनको आप सेम वे में मतलब एज इट इज एक्सप्लेन करोगे। हेडिंग जो है उसको डालो एंड देन जो मतलब बाकी चीजें हैं उनको एलोबरेट करो, ठीक है। जो हेडिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैंने वीडियोस में भी बताई है एंड अभी भी बोल रहा हूं कि आपको मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन लिखना है। देन जो हेडिंग्स हैं जैसे मैंने मतलब वीडियोस में लिखी है, जैसे मैंने बताई है, तो वैसे आपको लिखना है, फिर उन हेडिंग्स को एलोबरेट करना है। ऐसे ही मतलब एक पैरा मत लिखना या मतलब 2-3 बड़े बड़े पैरास मत लिखना। हेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक की हेडिंग डाली है, हेडिंग लिखी है, ठीक है। तो एज इट इज आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। फिर उन हेडिंग्स को एलोबरेट करोगे एंड देन लास्ट में आपका कंक्लूजन आएगा, ठीक है। तो वो भी आप लिखोगे। ये मतलब पैटर्न होता है कि कैसे आप आंसर कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। तो फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को स्किप मत करना प्लीज, एंड इट वोंट टेक मच टाइम, सो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिलेबस है तो वो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है एंड उसका मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो मुझे अभी भी बोल रहे हैं कि आपने ये टॉपिक कवर नहीं करा, आपने वो टॉपिक कवर नहीं करा। तो मैं उनको बोलूंगा कि आप जो प्लेलिस्ट है मेरा अंडरस्टैंडिंग इंडिया 2.0, जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया खाली है वो मत पढ़ना आप, जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया प्लेलिस्ट है 2.0 का, तो वो आप देखोगे। उसमें सारे जो टॉपिक्स हैं सिलेबस वाइज तो आपको वो चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है एंड उसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, तो वो आप रिकमेंड करोगे। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस मैंने ऑलरेडी आप लोगों का कंप्लीट किया है, और ये जो सिलेबस कंप्लीट किया मैंने तो ये मैंने विद इन 10 डेज में कंप्लीट किया। तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ी, वो भी नॉन स्टॉप, इवन प्रॉपर स्लीप भी नहीं लेता था मैं। आई मीन मेहनत बहुत ज्यादा लगती है इसमें। सबसे पहले रफ नोट्स बनाने में, फिर उनको रिफाइन करने में, देन नोट्स को एडिट करने में, फिर वीडियोस बनाने में, फिर उन वीडियोस को एडिट करने में, थंबनेल्स वगैरह बनाने में। तो इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाता है एंड इट फील्स लाइक कि बस अभी ब्रेक ले लूँ या अभी छोड़ दूँ। बट मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ थी कि आप लोग के एग्जाम में अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो मुझे ये चीज़ें जल्दी कंप्लीट करनी पड़ेगी, मुझे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड आई डिड इट।
नाउ मैं आप लोगों को ये सब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 87% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। खाली जो 13% लोग हैं वही मेरी वीडियोस देखते हैं एंड उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है। मैं इतना कुछ आपके लिए करता हूं, मैं वीडियोस बनाता हूं वो भी फ्री में आपको देता हूं एंड जो नोट्स हैं तो वो भी आपको मैं फ्री में देता हूं। तो मैं आप लोग से कोई पैसे नहीं ले रहा एंड ना मैं आप लोग से पैसे मांग रहा हूं। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरी चैनल नॉलेज फॉर ऑल को सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने किया है तो बेटर है। आप लोग के लाइक्स, आप लोग के कमेंट्स एंड शेयर्स की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाऊं एंड आगे आने वाले सेमेस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, लाइक भी करते हैं, स्पेशली कमेंट करते हैं, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड उन स्टूडेंट्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एंड मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आगे भी सपोर्ट करते रहो। सो दिस वाज अ हम्बल रिक्वेस्ट। एनीवेज टॉपिक पे वापस आते हैं। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनको देखते हैं। सबसे पहले है इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रिवोल्ट ऑफ 1857। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीवियसली भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि ये आपके प्रीवियस सिलेबस में भी था। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसका ओरिजिन क्या था, ठीक है। उसके बाद जो इसके कॉजेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके कॉजेज क्या थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अपने वीडियोस में बताया, इसके पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस या जो सोशल एंड कल्चरल कॉजेस हैं, मिलिट्री कॉजेस हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इमीडिएट कॉज हैं कि वो क्या था, तो वो आपको बताना है इसमें। एंड देन इसके जो एक और चीज भी यहां से पूछी जा सकती है वो है कि फेलियर्स भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आउटकम्स हैं या इफेक्ट्स हैं इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, मतलब इसके क्या आउटकम्स थे, 1857 के रिवोल्ट के क्या आउटकम्स थे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से ये दो चीजें आप जरूरी याद रखोगे, ठीक है। एंड टाइम मिलता है तो ये पूरा टॉपिक ही कवर करोगे। देन है आपका इसमें एक और पार्ट, तो वो है फाउंडेशन एंड रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके ऊपर आपको लिखना है कि जो फाउंडेशन है तो वो एक मतलब उतना उसमें कुछ बड़ा नहीं है कि फाउंडेशन मतलब उसमें थोड़ी ही कुछ चीजें हैं, किसने फाउंड किया था, कब फाउंड किया था। एंड देन ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये था क्या, तो मे बी एक शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो रोल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें मैंने जो अर्ली रोल है उसमें मैंने जो फेजेस बताए थे, जैसे मॉडरेट फेज या लेटर रोल में जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट फेज है या गांधीयन फेज है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। बट जितना मैंने उसमें एलॉबरेट करा था आपको उतना नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से करना है। अगर आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से एलॉबरेट करोगे, अगर आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से एलॉबरेट करोगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। एंड जो क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना आना चाहिए, आंसर को फ्रेम करना आना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। उसके बाद हम एक और टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, मतलब इसमें भी यही चीजें लिखनी है कि मतलब रोल क्या था, या रोल के ऊपर इस पे क्वेश्चन आ सकता है एंड फाउंडेशन, ठीक है, बट उतना ज्यादा एलॉबरेट इसमें नहीं करना है। देन हम एक और टॉपिक देखते हैं, वो क्या था, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखो जो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है तो इसमें मतलब ये अगर बात करें हम तो कुल मिला के ये 9 टॉपिक्स हैं। तो अगर मतलब कर सकते हो सारे तो कर लो, अगर नहीं कर सकते तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बट अगर आपके पास टाइम होगा तो आप सारे कर लेना, अगर नहीं होगा तो तभी जो मैं बोलूंगा तो उनको करना, ठीक है। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, तो इसको इंपॉर्टेंट में काउंट कर लो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर भी, इसका भी कर लो। एंड देन सर सैयद अहमद खान, तो मुझे नहीं लगता यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अगर टाइम बचता है तो कर सकते हो। दादाबाई नौरोजी, तो यहां से मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब उतना ज्यादा डीप में नहीं, बट कुछ मेजर चीजें जो इनकी हैं तो वो कर लो। जैसे कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट फाउंड की थी, इसने कॉलेज फाउंड किया था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो ये चीजें आप इनके रिलेटेड याद कर सकते हो अगर आप पूरा टॉपिक भी नहीं करोगे। दादाबाई नौरोजी, इसने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये चीजें आप याद रख सकते हो। थोड़ी मतलब इनसे रिलेटेड थोड़ी ही चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपका काम तब भी हो जाएगा, फिर उन्हीं चीजों को थोड़ा सा इलॉबरेट करना है। ओके, उसके बाद महात्मा गांधी, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा अच्छे से कवर करोगे। देन है आपका जवाहरलाल नेहरू, तो मे बी आ सकता है। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे ये चीज आप जरूरी याद रखो कि इसका टाइटल क्या था, फेमस कोट क्या थी। एंड देन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो बेसिकली मेकर्स पे यही क्वेश्चन आ सकता है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया को एक मतलब मॉडर्न इंडिया बनाने में, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। अबुल कलाम आजाद, इस पे आ सकता है क्वेश्चन, जो मतलब एजुकेशन में इसने इंप्रूवमेंट करी थी क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर था, तो उस पे क्वेश्चन आ सकता है। बी आर अम्बेडकर, तो ये आर्किटेक्ट था ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, में भी इस पे आ सकता है। तो ये आप कर सकते हो, मतलब बी आर अम्बेडकर पे, या जो
अबुल कलाम आज़ाद, इस पे भी कर सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो इससे रिलेटेड थोड़ा याद रखोगे। महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो इसमें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड देन है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ पेजेंट्स, ट्राइबल्स, वर्किंग क्लास एंड वुमेन टू फ्रीडम मूवमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुल मिला के ये भी मतलब अपने आप में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। बट इसमें से अगर मैं पर्सनली पूछूं, जो ट्राइबल्स हैं एंड जो वुमेन है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड इससे क्वेश्चन यही आएगा कि इनका कंट्रीब्यूशन आपको बताना है फ्रीडम मूवमेंट में। एंड जैसे मैंने बताया था मतलब इनके क्या कंट्रीब्यूशंस थे, उसके बाद सब हेडिंग क्या थी, फिर उन्होंने क्या क्या चीजें करी, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही लिखना है अगर कंट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आता है। देन इससे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो ये था कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, फिर मतलब जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उस कंट्रीब्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो इसको भी कवर करोगे। एंड इसमें मैंने बोला जो 2 चीजें हैं, जो 2 टॉपिक्स हैं इसमें, एक तो ट्राइबल्स एंड जो वुमेन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपके पास टाइम है ज्यादा तो आप सारी चीजों को कवर करोगे। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। देन है आपका एक और टॉपिक, वो क्या है, लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो लेगेसी है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसमें कि आपको सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो चीज है या ये जो टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, इसको आप पूरा कवर कर लो क्योंकि इससे आपके सेकेंड यूनिट में 20% चीजें कवर हो जाएगी। एंड इस पे मतलब सिंपली लेगेसी पे क्वेश्चन आ सकता है, या जो ये टर्म्स हैं सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, तो मे बी आपको बोला जाएगा कि इनको एक्सप्लेन करो ये क्या है, उसके बाद लेगेसी, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने अपने नोट्स में लिखा है, तो बिल्कुल एज इट इज आप इनको ऐसे ही लिखोगे क्योंकि ये इतने बड़े नहीं हैं। उसके बाद आपका एक और टॉपिक है, वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलेंट फीचर्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रीवियस सिलेबस में भी था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, रेगुलरली पूछे जाते थे एंड आगे भी चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मतलब इसके मेकिंग के बारे में उतना कुछ इसमें दिया नहीं है, 5-10 मिनट में ये कवर हो जाएगा। एंड देन जो सेलेंट फीचर्स हैं इसके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने 13 सेलेंट फीचर्स इसके एक्सप्लेन करे थे, बट मैंने वो आप पे छोड़ा था कि आप एग्जाम में कितने एक्सप्लेन करोगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप बस मतलब 4-5 एक्सप्लेन करोगे, बट जो 4-5 आप एक्सप्लेन करोगे तो उनको थोड़ा सा इलॉबरेट करोगे, ठीक है। जैसे मैंने अपने वीडियोस में बताया था, जैसे मैंने जो साइलेंट फीचर्स हैं उनको जैसे इलॉबरेट करा था, मतलब पहले जो 5-6 थे तो उनको मैंने बहुत अच्छे से इलॉबरेट करा था एंड उनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने मेंशन करी थी। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स हैं तो उनको मैंने डिस्कस करा था। उसके बाद जो बाकी हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मैंने उनको उतना इलॉबरेट नहीं करा था, तो वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा था कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है तो तब आप उनको लिखोगे, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से लिखोगे, मतलब अकॉर्डिंगली जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो आप मतलब 4-5 लिख सकते हो, उसके बाद अगर लॉन्ग में पूछते हैं तो आप मतलब 8-9 भी लिख सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये था उससे रिलेटेड। तो बस वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।